सबसे बड़ा कारण था वहाँ के स्थानीय नेता को तवज्जो देना। धर्मपाल शमशारण स्थानीय नेता थे, मास्टर हरि सिंह जी स्थानीय नेता, यानी अगर स्थानीय नेता को अगर तवज्जो दी जाती तो ये गढ़ काफी समय पहले ढह चुका है। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम लगातार राजनीति पर चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव गुजरा, उसके बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है। उसी के मद्देनजर हमने राजनीति की पाठशाला नाम से जो प्रोग्राम रखा है, जो कार्यक्रम रखा है, बरवाला और नानौद का करने के बाद लोगों के फोन आने लगे, रुझान आने शुरू हुए कि उनकी सभी विधानसभा पे किया जाए। इसी मद्देनजर आज हम आदमपुर पे चर्चा करेंगे और राजनीति के दौर में आदमपुर जो विकास के नाम से पिछड़ चुका है उस पर बातचीत करेंगे। क्या भजनलाल के दौर का आदमपुर फिर बनेगा या नहीं बनेगा, उस पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ में पवन खंडा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पवन जी, सबसे पहले एक्टिव इंडिया पे नमस्कार। शंकर देवा जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी, एक्टिव इंडिया न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। पवन जी, लगातार राजनीति की चर्चा हुई बरवाला पे, जो हमने चर्चा की उसके बाद बड़े अच्छे रुझान सामने आए और सब तो लोगों ने फोन करके बोला कि भाई साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम है। राजनीति की ताज़ा घटनाक्रम के साथ साथ जो पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आदमपुर के, जैसा कि आपको पता है कि भजनलाल का वर्चस्व रहा, आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदमपुर के ऊपर आने वाले समय में राजनीति की दशा और दिशा कैसे रहेगी, और 1968 से भजनलाल जी का जो दौर रहा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आदमपुर विधानसभा एक बड़ी चर्चित सीट है और आज तक का इतिहास रहा है कि 12 आम चुनाव और 4 उपचुनाव हुए और ये सारे के सारे भजनलाल के परिवार ने जीते जी। और उसमें जीतने का सबसे बड़ा कारण था कि वहां का जो स्थानीय नेतृत्व है, वहां का जो स्थानीय नेता है, उसको कभी टिकट नहीं दी गई और जिसका खामियाजा बार बार चाहे वो लोकदल ने भुगता, हरियाणा विकास पार्टी ने भुगता या कांग्रेस ने भुगता। बीच में कांग्रेस छोड़ के भजनलाल जी चले गए, कुलदीप बिश्नोई जी भी एक बार 1977 में 1967, 68 और 72 जी, ये जो चुनाव हैं, ये चुनाव भजनलाल जी ने कांग्रेस की टिकट पर लड़े जी, 68 का और 72 का जी। तो इन दोनों चुनाव में भजनलाल के सामने निर्दलीय थे और वो निर्दलीय हारे और भजनलाल जी एक बार 10,000 से एक बार 11,000 वोटों से दोनों चुनाव जीते। लेकिन जब कांग्रेस की खिलाफत हुई, लोग कांग्रेस के खिलाफ हुई आपातकाल में जो इंदिरा गांधी ने लागू किया था, तो उसमें भजनलाल ने कांग्रेस को छोड़ के 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव वो जीत गए। तो ऐसा नहीं है, ये इतिहास रहा कि भजनलाल ने भी कांग्रेस को बीच में छोड़ा है। जैसे कुलदीप बिश्नोई ने 2007 में हरियाणा जनित कांग्रेस बनाई और फिर हरियाणा जनित कांग्रेस का फिर कांग्रेस में विलय किया, फिर कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में चले गए, ये इतिहास रहा है। आदमपुर में मेरा मानना है कि कोई अगर वहां का स्थानीय नेता को अगर आगे उभरने का मौका दिया जाता, पिछले चुनाव में उसको टिकट दे दी जाती है, अगले चुनाव में किसी बाहरी को उतार दिया जाता है, फिर लोकल को उतार दिया जाता है, फिर बाहरी को टिकट दे दी जाती है। ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि ये जो आदमपुर है भजनलाल का गढ़ रहा है और वो गढ़ बनिया भजनलाल के कार्यों की वजह से। भजनलाल ने दबा के, जोर लगा के विकास कार्य किए हैं, जिसका आज भी फल कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, चंद्रमोहन को मिल रहा है। बात करूं उसी बारे में बात करना चाहता हूं मैं, क्योंकि 2 विरासतें, एक चंद्रमोहन जी है और दूसरा कुलदीप बिश्नोई है। जहाँ तक चंद्रमोहन लगातार कांग्रेस के अंदर सक्रिय भी है और डिप्टी सीएम भी रहे, आपको पता है, और कुलदीप बिश्नोई लगातार ये चीजें हैं कि जब आज भी अखबार पढ़ा तो एक बड़ी खतरनाक बात आई थी कि 3 काम भी उसने बोले थे और तीनों ही कामों में बीजेपी ने उसको नकार दिया। सबसे पहला था कि भव्य बिश्नोई को, आपको पता है कि बाई इलेक्शन लड़ाया तो बोला कि मंत्री पद देंगे, और उस खासतौर पर खट्टर साहब ने ये भी बोला था कि मेरे जो हाथ है वो सर पर आएगा भव्य के, वो नहीं हुआ। उसके बाद में आपको पता है कि लोकसभा टिकट सबसे बड़ी थी, जिसके कारण दिल्ली के भी चक्कर लगे, चंडीगढ़ भी कुलदीप बिश्नोई लगातार जाता रहा। और अभी एक और खबर खास निकल के आई, नगर निगम का जो उन्होंने बोला कि इसको हम जून के अंदर ही समाप्त कर देंगे, और आज बीजेपी ने बोल दिया कि इसके ऊपर सर्वे होगा। कहीं कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई की परीक्षा ले रही है बीजेपी? देखिए, आपने 2-3 प्रश्न इकट्ठे किए और मैं उनका बारी बारी जवाब दूंगा।
सबसे पहले कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति 3 लालों के इर्द गिर्द घूमती थी, भजन लाल, बंसी लाल, देवीलाल। आज तीनों परिवार हाशिए पे चले गए हैं। पहले वो टिकट बांटते थे, सीएम बनते थे, आज वो हाथ जोड़ के टिकट मांगते हैं, जिसका खामियाजा आज कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर का जो 2022 का उपचुनाव था, ये आश्वासन पर लड़ा गया था कि आप राज्यसभा में आप हमें वोट दीजिए, आपके लड़के को हम बाई इलेक्शन आदमपुर का लड़वाएंगे और जीतने के बाद उसको मंत्री बनाएंगे। वहां भी कुलदीप बिश्नोई को धोखा मिला। अभी जो पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें भी कुलदीप बिश्नोई को आश्वासन था कि आपको टिकट मिली, वहां धोखा हुआ। अभी आपने एक प्रश्न और किया कि नगर पालिका आदमपुर को 2021 में, जून 2021 में, मुझे लगभग की तारीख याद है कि 29 जून 2021 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर पालिका का दर्जा दे दिया और उसके विरोध में काफी दिन तक वहां ग्रामीण बैठे रहे। और पीछे 2 या 3 दिन पहले कुलदीप बिश्नोई, भगवे बिश्नोई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिले और उनको ये आश्वासन दिया कि सरकार ने वो दर्जा खारिज कर दिया और ग्राम पंचायत का ही दर्जा आदमपुर का रहेगा। और वो चिट्ठी डीसी के पास आके डीसी ने उस पर ब्रेक लगा दिए कुलदीप बिश्नोई को नीचा दिखाने के लिए। हम सर्वे कराएंगे और सर्वे के आधार पर यह निर्धारित करेंगे कि इसका दर्जा रखा जाए या खारिज किया जाए। हमेशा बीजेपी ने पार्टियों को खत्म किया है, नेताओं को खत्म किया। अब कुलदीप बिश्नोई को खत्म करने के लिए, अब उसको नीचा दिखाने के लिए, जब वो दर्जा खत्म करने का ऊपर से मंजूरी डीसी के पास आ चुकी है और उसके बाद आप खारिज नहीं कर रहे, सर्वे की बात कर रहे हो, लोग विरोध में बैठे हैं कि हम नहीं चाहते नगर पालिका, और फिर भी आप सर्वे की बात कर रहे हो, यानी कुलदीप बिश्नोई को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वो नीचा दिखाने की कुलदीप अपनी गलतियों का खुद जिम्मेदार है। कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, फिर उसके बाद कांग्रेस में विलय किया, फिर कांग्रेस को छोड़ दिया, फिर बीजेपी में आए। तो वो कहते हैं ना, एक हरियाणा में कहावत है, थोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। कुलदीप बिश्नोई ने बहुत बड़ी गलती की है, बार बार पाला बदल के, जिसका आज खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। उसकी ना कोई बेटे को मंत्री बनाया जा रहा है, ना उसकी बात को तवज्जो दी जा रही। राजस्थान में उसने अच्छा प्रयास किया, काफी सीटें जिताने में भूमिका निभाई, लेकिन फिर भी उसको वो कद का नेता नहीं मानेगा। कांग्रेस में वो नेता था, सीएम की रेस का नेता अपने आप को मानता था। जो 25 सदस्यीय एआईसीसी की कमेटी होती है उसमें मेंबर था। आज वो कहीं प्रदेश कार्यकारिणी का भी मेंबर नहीं है। दूसरी बात करूँ, मैं भजनलाल जी की बात याद कराना चाहता हूँ कि 1997-98 जो हम बच्चे थे, हमारे भी गाँव आए थे, बांडाडी गाँव की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो गाँव के हर जो बुजुर्ग होता है उसको नाम से जानते थे कि ये फलाना है, ये लांबा है, ये धीवा है, ये जाट है, ये मतलब इस हिसाब से वो बात करते थे। और साथ में विकास कार्यों के नाम से वो से ऑन द स्पॉट उनका फैसला होता था। और उस समय याद आती है हमें कि 97-98 का दौर था, किसानी दौर, तो करीब 7 जो अपने 30 दिन लहर चलती थी, जिसके कारण जो जाट कौम थी वो भी एक लामबद थी भजनलाल के साथ में। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं जो कुलदीप बिश्नोई ने जाति का कार्ड खेलकर कहीं न कहीं उस जो कौम है उसको नाराज किया। वोट बैंक तो उनका जुड़ गया क्योंकि नौकरियां लगाई थी SC/ST कास्ट की, और खास तौर पर जाट इसलिए खुश था क्योंकि पानी मिल रहा था। लेकिन कहीं अभी जब विकास की बात करो आप, 97-98 के बाद विकास के नाम से 0 है, लेकिन फिर भी लोग कुलदीप बिश्नोई वोट देते हैं। क्या वहाँ एक स्थानीय नेता पनपने नहीं दिया गया, या जो भजनलाल के कर्मों का फल है वो आज भी उनको मिल रहा है? देखिए, भजनलाल ने हमेशा साफ सुथरी राजनीति की है और भजनलाल कभी भी उस दौर में भी आदमपुर से चुनाव नहीं आ रहे। 1987 का चुनाव, 86 में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भजनलाल को बदल के और बंसीलाल को बना दिया गया था 1 साल के लिए, और बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना के भजनलाल को सेंटर में मंत्री बना दिया गया था। तो 87 का जब चुनाव हुआ और ताऊ देवलाल की लहर थी, उस लहर में जसमा देवी ने चुनाव लड़े और लोकदल की टिकट पे खादी बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते धर्मपाल सरसाणा, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो मात्र 9000 वोटों से ही हारे धर्मपाल सरसाणा जी। यानी जिस पार्टी की सरकार हरियाणा में आती और उस दौर में भी आदमपुर का चुनाव भजनलाल जी नहीं आ रहा, तो उसका सबसे बड़ा कारण था भजनलाल जी
लोगों के बीच में रहते थे। जी। वो एक बिश्नोई समुदाय के ना हो के जाट समुदाय के लोगों के बच्चों को भी नौकरियां उन्होंने दिलाई, कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। वो सुख दुख में शामिल रहते थे। जब भी चंडीगढ़ से आते थे वो अपने आदमपुर हल्के में जाना कभी नहीं भूलते थे। जितने लोग आदमपुर में मिल लेते वो आदमपुर में मिलते, हिसार रेस्ट हाउस में मिलते, कोठी पे मिलते, मतलब उन्होंने मिलना जुलना जारी रखा। एक कहावत बड़ी पुरानी है भजनलाल के बारे में कि भजनलाल हमेशा जब भी किसी के कार्यक्रम में जाते, किसी के खाने पर जाते, तो भजनलाल सबसे पहले अपने साथ जो चलते थे साथी, चाहे वो वर्कर है, पुलिस कर्मचारी है या अन्य स्टाफ के, सबसे पहले वो ये पूछता था कि भाई खाना खा लिया? तो वो कहते थे जी अभी लगे हुए हैं, चलो मैं 10 मिनट बैठ जाता हूँ। मतलब उसने कर्मचारी को भी मान सम्मान दिया, जनता को भी मान सम्मान दिया, जिसका आज कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन बिश्नोई, भगवे बिश्नोई जो आज उनको लाभ मिल रहा है वो सारी दिन चौधरी भजनलाल की। जी। दूसरी तरफ मैं एक बार जयप्रकाश जेपी की तरफ भी इशारा करना चाहता हूँ कि उन्होंने चुनाव की लड़ाई हिसार से, और लोग आपको पता है कि एमपी पहले भी रहे। उसके बाद में 2009 में जब हजका बनी थी वहाँ भी उन्होंने ताल ठोकी थी और मात्र 6000 वोटों से हारे। उसके बाद बाई इलेक्शन में फिर उन्होंने एंट्री की 2022 में। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जयप्रकाश जेपी ने कुलदीप बिश्नोई के आगे एक कद्दावर नेता खड़े होने का काम किया? और साफ तौर पर अभी लोकसभा चुनाव उन्होंने जो बम्पर जीत हासिल की थी, और पहला चुनाव था जहाँ पर जयप्रकाश जेपी आदमपुर परिवार के अंदर यानी बिश्नोई परिवार के अंदर सेंध लगाने में कामयाब हुई। तो उसका नतीजा क्या है? देखिए, जहाँ तक जयप्रकाश जी की बात आती है, जयप्रकाश जी ने चुनाव जो लड़ा, सबसे पहला जो लोकसभा का चुनाव लड़ा, राजनीति की जो शुरुआत की वो ताऊ देवीलाल के साथ की, और लोकदल पार्टी होती थी उसमें वो सांसद बने। उसके बाद 96 में अविपा से बने, उसके बाद 2004 में कांग्रेस से बने, यानी 3 बार सांसद बने, तीनों बार अलग अलग पार्टियों से बने। रही बात कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ने की, 2009 का जब चुनाव लड़ा जयप्रकाश जी ने, हरियाणा जनित कांग्रेस की टिकट पर कुलदीप बिश्नोई, कांग्रेस की टिकट पे जयप्रकाश जी जो 6000 वोटों से हार गए। उसके बाद दोबारा फिर जयप्रकाश जी ने चुनाव लड़ा, और वो 2011 का जो उपचुनाव था लोकसभा का, वो कुलदीप बिश्नोई के सामने फिर वो चुनाव हार गए। उसके बाद 2022 का जो चुनाव है, 2022 के चुनाव में भगवे बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ा, और ये लगभग 15,700 कुछ वोटों से ये चुनाव हार गए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि लगातार जयप्रकाश जी भगवे बिश्नोई से, उसके पिताजी कुलदीप बिश्नोई से, फिर उसके पिताजी भजनलाल से, यानी 3 पीढ़ियों से वो लगातार चुनाव हार चुके, और उस परिस्थिति में हार चुके जब वो एक नई पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, और जयप्रकाश जी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। यानी मैं नहीं मानता कि आदमपुर में अगर इतनी तवज्जो किसी भी स्थानीय नेता को दी जाती तो वो शायद पटकनी दे देता। इसका उदाहरण है 1987 का मैंने बताया था कि जसमा देवी सिर्फ 9000 वोटों से जीती। उसके बाद एक बार 1998 में जो उपचुनाव हुआ, कुलदीप बिश्नोई ने लड़ा, और उस कुलदीप बिश्नोई ने वो चुनाव 17,000 वोटों से जीता। यानी कभी जिसकी बढ़त 45,000 35,000 की थी वो 17,000 पे लेके आगे, तो वो सबसे बड़ा कारण था वहां के स्थानीय नेता को तवज्जो देना। धर्मपाल संसारण स्थानीय नेता थे, मास्टर हरि सिंह जी स्थानीय नेता। यानी अगर स्थानीय नेता को अगर तवज्जो दी जाती तो ये गढ़ काफी समय पहले ढह चुका है। तो अभी गढ़ की बात करो तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई और जयप्रकाश जेपी, इसमें कद्दावर नेता कौन सा है इस दौर के अंदर, यदि आज के समीकरण लगाए जाए तो? देखिए, जयप्रकाश जी के पास पुरानी राजनीतिक विरासत नहीं है जी। जयप्रकाश जी ने अपनी मेहनत पे ये मुकाम खड़ा किया है राजनीति का। उसने चाहे देवीलाल के साथ काम किया, बंसीलाल के साथ काम किया, भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ काम किया, यानी उसने अपना एक नेता चुना जी, और उस नेता के साथ रह के अपने आप को स्थापित किया जी। क्योंकि जिसकी कोई पुरानी राजनीतिक विरासत ना होते हुए भी आज भी 1989 से
और आज तक जी चुनाव हार गए जीत गए, यानी इनकी राजनीति आज भी यूं की यूं कायम है। जी और जयप्रकाश जी लगातार तो नहीं, जी लेकिन 4 बार हिसार से सांसद रह चुके हैं, जी बरवाड़ा से विधायक रह चुके हैं, कलायत से विधायक रह चुके हैं। तो उनकी जो आज तक कायम रहने का सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं वो कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। कुलदीप बिश्नोई के पास विरासत होते हुए, जिसका पिताजी 10 साल हरियाणा प्रदेश का सीएम रह चुका जी और आज वो अपनी टिकट के लिए हाथ जोड़ रहा है, जी। तो इसका मतलब वो अपनी विरासत को अच्छी तरीके से नहीं संभाल सकता। अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे चुनाव आने वाले 3 महीने के अंदर पेरिश काफी लंबी बन चुकी है, क्योंकि अभी जैसे ही कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गया तो जो स्थानीय नेता हैं उनके अंदर एक आस जगी, यानी एक आशा की किरण जागृत हुई कि अभी इस बार मैं हो सकता है कि आदमपुर से मुझे टिकट मिले। तो मैं आपको करीब 10-20 नाम भी गिनाना चाहता हूँ। सबसे है सुखबीर डोडी है, वो भी लाइन में लगे हैं। भूपेंद्र सिंह कासनिया है, सत्येंद्र सिंह मूड पहले कांग्रेस में थे, अभी आम आदमी पार्टी में, और इंतजार कर रहे हैं कब मेरे को कांग्रेस ले। उसके बाद में कोडाराम नंबरदार हैं। उसके बाद में आपको बता दूं कि कालू पंडित हैं। उसके बाद में बताऊं कि राम प्रसाद गढ़वाल हैं। ये स्थानीय नेता हैं जो कि अभी इस बार कोशिश करें कि मुझे टिकट मिले। और उससे बाहर के भी कुछ नेता हैं, जैसे मैं बता दूं कि सुरेश मातरश्याम नलवा से आते हैं, मातरश्याम गाँव है। मास्टर हरी सिंह है, वीर सिंह दलाल भी कोशिश कर रहा है, और साथ में सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पुनिया भी अभी एंट्री की। तो इनमें से कौन सा कद्दावर नेता बन सकता है जो कुलदीप बिश्नोई या उसके परिवार या भव्य बिश्नोई को टक्कर दे सकता है? देखिए, आपने जितने भी नाम गिनाए सब अपना प्रयास कर रहे हैं जी। और कोशिश कर रहे हैं पार्टी हमें टिकट देगी, टिकट एक को मिलेगी। जी। मेरा मानना है कि 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की लहर थी जी। उस लहर में भी जी। भजन लाल जी नहीं आ रहे। जी। खुद बंसीलाल के पुत्र सुरेंद्र ने चुनाव लड़ा और वो भी 20,000 वोटों से वो चुनाव हार गए। उसके बाद 2000 में ताऊ देवीलाल के लड़के हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, इनेलो की सरकार बनी, उसमें भी भजन लाल जी जीत गए। 2005 में 67 सीटें कांग्रेस की आई। मैं मानता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि वो 67 सीटें चौधरी भजन लाल जी के नाम पे आई थी। भजन लाल जी को सीएम ना बना के भूपेंद्र हुड्डा जी को सीएम है कांग्रेस पार्टी ने बना दिया। वो सबसे बड़ी आदमपुर की आज तक की सबसे बड़ी जीत है, 71,000 वोटों की वो जीत थी। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने बगावत करके हरियाणा जनहित कांग्रेस बना दी। और मैं 2008 का जो उपचुनाव था बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि वे कांग्रेस पार्टी ने रणजीत चौटाला को उतारा, भजन लाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पे प्रोफेसर संपत सिंह थे इनेलो की टिकट पे। और इनेलो का जो कैंडिडेट प्रोफेसर संपत सिंह है, मैं मानता हूं कि प्रोफेसर संपत सिंह भी एक मजबूत उम्मीदवार थे, रणजीत चौटाला भी मजबूत उम्मीदवार थे। 2008 का 26,000 वोटों से भजन लाल उपचुनाव जीत गए। मैं 2008 से और आज 2024 है, आज तक ये सुनता आ रहा हूँ कि मैं 2008 में अब की बार इनका पतन हो जाएगा, अब की बार ये चुनाव हार जाएंगे। ना वो 8 का चुनाव हारे, ना वो 9 का चुनाव हारे, ना वो 11 का हारे, ना 14 का हारे, ना 19 का हारे, ना 22 का हारे। तो ये जो चुनाव है 7-8 चुनाव जो मैं बार बार देखता आ रहा हूँ, भजन लाल परिवार के बारे में वहां की जनता, बाहर के लोग भी ये कहते हैं कि अब की बार हार जाएंगे, अब की बार हार जाएंगे। वो उस विषय पे ना कभी नेलो ने विचार करा, ना जेजेपी ने विचार करा, ना कभी कांग्रेस ने विचार करा। अब ये जो हमारे साथी भाई हैं जो प्रयास कर रहे हैं आगे पे टिकट हमें मिले, मेरा एक मानना है कि इन्होंने सबसे पहली पहल जितने भी टिकटार्थी हैं, पहली पहल करनी चाहिए कि हम जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ खड़े। नहीं, ये पहल तो कर रखी है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि मुझे मिले। देखिए, टिकट मांगना सबका हक है और मांगनी भी चाहिए। जब तक मांगो नहीं गए तब तक मिलेगी कैसे? तो टिकट मांगना हक है, लेकिन खुल्लम खुल्ला ये बयान भी दो कि भाई जिसको टिकट मिली हम उसके साथ हैं। तो कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई कोई भी लड़े तो इनको चुनाव अगर हराना है तो स्थानीय नेता को टिकट देनी पड़ेगी और राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को वहां जितना और विधानसभा, दूसरी विधानसभा में जोर लगाया जाता है, इस सीट को ये कह के खाली छोड़ दिया जाता है कि ये चुनाव नहीं जीतेगा। जब पूरी पार्टी उपचुनाव में जोर लगा देती है
तो आम चुनाव में भी उतना ही जोर लगाया जाए जिस तरह 2009 के चुनाव में जयप्रकाश सिर्फ मात्र 6000 वोटों से हार गए थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पार्टी इकट्ठी होकर, नेता इकट्ठे होकर अगर मिलके चुनाव लड़े तो ये चुनाव जीता जा सकता है। कांग्रेस पार्टी आज दौर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस की कोई पक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज दौर है। लोगों ने जो लोकसभा चुनाव लड़ा, लोगों ने लड़ा, कांग्रेस ने नहीं लड़ा, नेताओं ने नहीं लड़ा, वो चुनाव जनता ने लड़ा और बीजेपी के साथ लड़ा। आदमपुर का चुनाव भी ऐसा हो सकता है कि जनता लड़े। दूसरी एक और बात बता दूं कि बहुत सारे नेता हैं आदमपुर में। मैं आपको बताऊं कि बहुत पैसे वाली फर्म भी है और एक ग्राउंड के नेता जो किसान नेता है, मैं खास तौर पर नाम लेना चाहता हूँ रमेश बेनीवाल डोंगरी से। काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत है, भजनलाल जी के समय भी काम किया और जब आपसे बातचीत की किसान मोर्चा के अंदर भी उन्होंने काम किया। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो उम्मीदवार की जो कामयाबी के साथ साथ पैसा भारी हो जाता है चुनाव के अंदर और पैसे वाले को टिकट मिल जाता है? कहीं कहीं ऐसा आपको लगता है कि जो पैसा है उसका भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है चुनाव के अंदर? देखिए, पिछला जो उपचुनाव था 2022 का, कुरडाराम नंबरदार जी जल संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे। पानी के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। तो वो वोट जो सही मायने में किसान को मिलना चाहिए, सही मायने में हक बनता था, कुरडाराम नंबरदार जी को कांग्रेस पार्टी टिकट देती, उनको चुनाव लड़ाती, क्योंकि वो लंबे टाइम से कांग्रेस पार्टी में थे। क्योंकि हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पे चुनाव उन्होंने 2000 में लड़ा था। उसके बाद वो लगातार, जब से विलय हुआ अभिपा का, वो लगातार कांग्रेस में थे। लेकिन कांग्रेस ने भारी उम्मीदवार जयप्रकाश जी पर विश्वास करके उनको चुनाव लड़ा दिया। सही मानने में हक बनता था कुरडाराम नंबरदार जी का, जो कि पानी के लिए लोगों के बीच में थे। इसी तरह रमेश बेनीवाल जी का जो आपने जिक्र किया, रमेश बेनीवाल हरियाणा किसान मंच उन्होंने बनाया हुआ था, उसके प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जो सिरसा जिले से हैं वो अध्यक्ष थे, ये प्रदेश महासचिव। तो काफी किसानों के लिए इन्होंने संघर्ष किया है, चाहे वो पानी की लड़ाई है, मुआवजे की लड़ाई है। लेकिन आदमी पिछड़ जाता है, क्योंकि राजनीति में वो कहते हैं ना, पैसा भगवान नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं। तो जहाँ साधनों की बात आती है, क्योंकि आदमी को अपना घर भी चलाना पड़ता है, राजनीति भी करनी पड़ती है, दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती। सबसे पहला है कि अपने आप को इतना मजबूत करो कि आप पूरी विधानसभा में घूम सको, साधन संपन्न हो। ठीक है, वो जमाना था, एक साइकिल पर चुनाव लड़ लिया जाता है, पैदल चुनाव लड़ लिया जाता। आज चुनाव बहुत महंगा हो चुका है। रमेश बेनीवाल एक युवा किसान नेता है और लोगों में अच्छी पकड़ है, लेकिन जहां कमी आ जाती है वो वोट में कन्वर्ट करने के लिए जनता के बीच में रहना पड़ता है। तो जनता में बीच में जो रहेगा वही नेता बनेगा। अब ये जितने भी टिकटार्थी भाई हैं, अगर इनको मौका पहले मिला होता तो इनके लिए ये जो चुनाव है 2024 का आम चुनाव, इनके लिए आसान हो जाता है। दूसरा मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि आदमपुर के आपने बताया कि बहुत विकास भजनलाल जी ने कराया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी आदमपुर का ही रहने वाला हूँ। यूनिवर्सिटी साथ में आपको पता है कि उन्होंने ITI हो शायद अपने बस की सर्विस उसमें बहुत आगे थी। अभी 3 मुद्दे ऐसे कौन से लगते हैं जो आदमपुर पिछड़ चुका है? आपको लग रहा है कि ये 3 मुद्दे अभी अहम हैं और चुनाव में इसमें जो कैंडिडेट जो भी आता है, उम्मीदवार जो भी आता है, वो आने वाले जो युवाओं के भविष्य के लिए हो, चाहे रोजमर्रा की महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना हो, तो ऐसे 3 मुद्दे कौन से लगते हैं कि जो जरूरी है अभी आदमपुर के लिए? देखिए, आदमपुर का अभी 2022 के उपचुनाव में एक बात उठी कि आदमपुर का विकास होगा। आदमपुर शहर को अगर ले लिया जाए तो आदमपुर शहर की सारी गली सड़क सबको उखाड़ दिया, लेकिन निर्माण नहीं किया गया। आदमपुर की लंबे समय से मांग रही है और काफी किसान नेताओं ने संघर्ष भी किया है। पानी की उनकी सबसे बड़ी मांग है। अगर उस क्षेत्र में पानी मिल जाए और वो 15 दिन नहर चल जाए और पूरा पानी मिल जाए तो उस क्षेत्र में किसानों की अच्छी फसल होगी तो आय दुगनी होगी, तो वो संपन्न होंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है आदमपुर की, परिवहन की समस्या है, ट्रांसपोर्ट की समस्या है। अगर वहाँ उस क्षेत्र में अगर बसों की सुविधाएं अगर अच्छी हो जाए, जैसे कि आपने बताया कि भाई बालसमंद में लास्ट बस 7 बजे की है, उसके बाद लोग कैसे जाएं अपने घरों तक, तो परिवहन की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने पवन खन्ना जी से साफ तौर पर सुना और भजनलाल जी की राजनीति के बारे में हमने चर्चा की, कुलदीप बिश्नोई की राजनीति की चर्चा की। आप भी अपने कमेंट्स जरूर दें ताकि आने वाले समय में हम और सुधार कर सकें जो अपनी राजनीति की पाठशाला है। और हम अगले जो हमारा प्रोग्राम, हमारा जो कार्यक्रम है, हम नलवा पे चर्चा करेंगे। तो बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।